नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी गुरुजी पर। और आज हम करेंगे 22, 23 और 24 मई के करंट अफेयर्स। तो 3 दिन के ये करंट अफेयर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। और करंट अफेयर के जो PDF हैं, इसके वीडियो के नीचे जो है वो लिंक दिया जाता है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे एक्सेस करके जो है टेलीग्राम से PDF जो है गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले हमारे पास है आपका 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है जी। अब ये जो है इसकी थीम क्या है? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण। और ये जैव विविधता दिवस कौन मनाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत दिवस है। मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने जो है इस डे को पहली बार मनाना जो है वो स्टार्ट किया था। अब ये कब से मनाना स्टार्ट किया है? तो 1992 में सारे देश जो हैं वो इकट्ठे हुए थे आपके अर्थ समिट, मतलब कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो अर्थ के लिए हम क्या कुछ खास कर सकते हैं अर्थ को बचाने के लिए और सस्टेन करने के लिए, तो उसमें जो है आपका जैव विविधता दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, इंडिया से रिलेटेड हैं। वो क्या है? भारत जो है वो जैव विविधता चैंपियन के रूप में उभर सकता है। पहली बात तो ये कही गई। दूसरी, यहाँ पे जो लद्दाख है वहाँ पे यायात्सो जो है पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा आपका लद्दाख का, बाकी जगह है। अंटार्कटिका की जैव विविधता खतरे में है, ये भी कहा गया। और पेंगुइन जो आप देखते हैं, पेंगुइन एक स्मार्ट पेंगुइन जो है वो 21वीं शताब्दी तक माना जा रहा है कि विलुप्त हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने मदुराई के अरिटापट्टी गांव को जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया है, कर दिया है। ठीक है। और कोलकाता जो है जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला पहला मेट्रो शहर जो बना है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तमिलनाडु का मदुरई, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और कोलकाता जो है वो पहला मेट्रो शहर बन गया है जो जैव विविधता रजिस्टर है। तो 22 तारीख जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 मार्च को ही मनाया जाता है, 22 ऑफ द मार्च को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है। और 22 ऑफ द अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। और ये दोनों ही जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं। और 22 ऑफ द मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये दिन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। और कौन कौन से शहर को जैव विविधता शहर जो है विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया है वो भी आपने याद रखने हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में भांग के गैर मादक उपयोग की सिफारिश करने के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? मतलब कि जो भांग है इसका हम यूज़ जो करेंगे नशे के लिए नहीं, बल्कि गैर मादक पदार्थों के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, और कमेटी के हेड जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? जगत सिंह नेगी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो भांग की खेती जो है सरकार जब आई थी कांग्रेस की, तो इन्होंने कहा था कि हम एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे भांग की खेती जो है लीगल है, क्योंकि मेडिसिन जो बनती हैं उनमें भी ये यूज़ की जाती है। तो वहाँ पे कहा गया कि इसको यूज़ किया जाए बेसिकली। तो इसके बनाने के लिए या फिर इसकी परमिशंस के लिए और कैसे इनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ाई जाएगी, उसके लिए जो सरकार है वो कदम उठा रही है। और इसमें सबसे पहले इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके हेड बनाए गए हैं जगत सिंह नेगी, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसकी और डिटेल में बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो आपके मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी, राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, इनकी अध्यक्षता में जो है ये एक कमेटी जो है गठित की गई है सरकार की तरफ से। अब ये क्या करेंगे? अब आपको पता है उत्तराखंड में जो है वो लीगल है भांग की खेती, ठीक है, कुछ एक क्षेत्रों में।
तो वहाँ पे विजिट करने गए हैं ये कमेटी के लोग। तो ये कहाँ पे विजिट करने गए हैं? शैलकुई, जो कहाँ पे उत्तराखंड के देहरादून में है। और यहाँ पे जाके ये अरोमा प्लांट सेंटर जो है जहाँ पे भांग की खेती की जाती है, वहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे उनके बारे में विस्तृत, ठीक है, विस्तृत जानकारी जो है ये प्राप्त करेंगे। और उनके विशेषज्ञ जो हैं, जो इसकी खेती करते हैं, तो उनसे भी ये बातचीत करेंगे और उनसे भी जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। और इस जो एरोमेटिक प्लांट सेंटर है, इसके हेड हैं नृपेंद्र चौहान, उनसे जो है वर्चुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी समिति ने जो है इसकी जो टेक्निक्स है उन पे बात की है, तकनीकी पहलुओं पे बात की है उनसे, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए इसका फ़ायदा क्या है, तो ये माना जा रहा है कि अभी इसकी जो मार्केट है, मतलब कि अभी 2023 चला हुआ है और 2023 में जो इसकी मार्केट है वो है 5600, मतलब कि 5600 करोड़ रुपए जो है बाजार है इसका, वैश्विक बाजार। और ये माना जा रहा है 2027 तक ये बाजार जो है 15,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ट्रिपल टाइम ग्रोथ है आपकी 5 सालों में, 5 भी कहाँ 4 सालों में, तो काफ़ी मतलब कि ईयरली जो है ये डबल हो रहा है। तो इससे क्या किया गया, इससे पूर्व समिति ने जो है केंद्र में अत्याधुनिक जो पौध नर्सरी है, औषधीय पौधों की खेती है या सुगंधित फूलों की खेती, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है, जिससे कि किसानों की इनकम को जो है वो बढ़ाया जा सके, ठीक है जी। तो सरकार अपनी तरफ से हर तरफ जो है वो काम कर रही है, कार्य कर रही है, चाहे भांग की तरफ करे, चाहे फूलों की तरफ करे, चाहे अरोमा मिशन करे, तो अलग अलग चीज़ों में, चाहे मलट्ठी की खेती करे, तो अलग अलग चीज़ों में जो है सरकार जो है प्रयास करती रह रही है रेगुलर। तो देखते हैं जी आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई सीएम माई प्राइड पहल को जो है वो शुरू किया है? तो पिक्चर से आप देख सकते हैं माई सीएम माई प्राइड जो है वो किसने स्टार्ट किया है? तो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ये स्टार्ट किया है पहल को। अब इसमें है क्या, इसमें क्या है कि आप जो है इनके साथ पिक्चर जो है अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक टेक्निकल टीम जो है बनाई गई है और सीएम उनसे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये इनके साथ पिक्चर लगाना जो है वो काफ़ी इजी हो गया है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे QR कोड है, तो उसको स्कैन करके जो है पिक्चर को आपस में मिलाया जा सकेगा, जो कि काफ़ी अच्छा जो है स्टेप है इनका। अब बात करें तो सीएम जो हैं हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने सीएम माई प्राइड पहल की जो है शुरुआत की है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो इसके इंटरेक्टिव फीचर हैं, ठीक है, इनसे होगा क्या, जैसे QR से स्कैन करेंगे आपके साथ जो है इनकी DP या कुछ भी जो है वो लग जाएगा। इससे क्या होगा कि लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनेगी। जैसे लोग खुश हो जाते हैं जब भी कोई नेता, राजनेता जो है उनके साथ एक आधी सेल्फी ले लेता है। और आपने देखा होगा, मैं भी चौकीदार हूँ, उसकी सबने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई थी, तो वैसे ही कुछ ये करने जा रहे हैं। और सीएम जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने जो है इस पहल का जो है स्टार्टअप जो है किया गया है। और इसको किसने डिज़ाइन किया है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो जनसंपर्क विभाग है हिमाचल प्रदेश का, उसने इसे डिज़ाइन किया है। सॉरी। नेक्स्ट है आपके पास, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नदी आधारित पर्यटन सर्किट, मतलब कि नदी में ही जो है पर्यटन का पूरा सर्किट बनाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये नदियों में ही जो है वो टूरिज्म का सर्किट जो है इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं वो बना हुआ है, ठीक है जी। तो इस नदी में देखो आप सारा का सारा नेटवर्क जो है, सर्किट जो है वो बना हुआ है। के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे जितने भी बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, ठीक है, नौवहन है, जलमार्ग हैं, उन सब के मंत्रालयों के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है असम, ठीक है जी, असम में ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे जो असम सरकार और मिनिस्टर हैं बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, असम गुवाहाटी के,
उस मंत्रालय ने उन सभी के साथ जो है MOU जो है वो साइन किया है, जिससे कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है एज ए टूरिज्म हब जो है बनाया जाएगा। ठीक है, एक सर्किट बनाया जाएगा नदी में ही, जहां पे टूरिज्म को जो है प्रमोट जो है काफी स्तर पर किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है, दैट इज योर सागरमाला। सागरमाला जो है वो एक केंद्र की स्कीम है। ठीक है, और ये 2015 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है कि इसमें जो है मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि आधुनिकरण के द्वारा, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के द्वारा 7516 किलोमीटर जो है पोर्ट्स को एक लेन जो है जोड़ती है, उसकी तट रेखा को जो है आपस में जोड़ा जाएगा। मतलब कि जितने भी बंदरगाह हैं पूरे देश के, उनको एक दूसरे के साथ जो है जोड़ा जाएगा। उसके लिए हम मशीनीकरण, कंप्यूटरीकरण और आधुनिकरण सबका जो है हिस्सा, पार्ट जो है उसमें लेंगे। ठीक है, तो सारे पोर्ट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और ये कितनी लंबी जो है लाइन बनेगी तट रेखा की, 7516 किलोमीटर जो लंबी तट रेखा है हमारी, ये सारी आपस में जोड़ दी जाएगी। ठीक है जी। और प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 में मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी करने के दौरान जो है सागरमाला और सागरतात समृद्धि योजना का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है जी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हैं। जब हम पोर्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो देश के तटीय क्षेत्रों में लक्षित चुनौतियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, जहाँ पे ये जो बनाया जाएगा सागरमाला, किस किस पे फोकस किया जाएगा, तो सबसे पहले तटीय अवसंरचना विकास की तरफ जो है फोकस किया जाएगा। तटीय पर्यटन, जहाँ से इनकम जो है ज़्यादा डेवलप होगी, और तटीय औद्योगिक विकास जो है उस पर फोकस किया जाएगा, और तटीय सामुदायिक विकास, मतलब कि सामुदायिक, मतलब कि एक समुदाय जो पोर्ट्स के ऊपर निर्भर है उसकी इनकम को जो है बढ़ाया जाएगा, और वहाँ पे जो है औद्योगिकरण किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाएंगी तटीय उनके आसपास, और यहाँ पे टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा, और इस पूरे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर आती हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से राज्य के 10 वन प्रमंडलों में सरकारी भूमि पर खैर के पेड़ को काटने की अनुमति जो है प्राप्त की है? तो किसने की है? तो ये की है आपके हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में जो है खैर का कटान जो है वो अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने परमिशन जो है ली है। तो खैर की जो लकड़ी है, आप सब लोगों को पता होगा, खैर का कटान जो है हिमाचल प्रदेश में अक्सर किया जाता है, और सरकार ने जो कोर्ट में अपील दायर की थी उसमें कहा था कि अब जो खैर के पौधे हैं वो विकसित हो चुके हैं, और अगर उनको समय पर नहीं काटा गया तो वो खराब हो जाएंगे, जिससे कि सरकार को काफ़ी जो है लॉस भी होगा। और अगर देखा जाए, अगर वो खराब हो रहे हैं तो उनको काटना ही जो है सही निर्णय है। तो इसी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में इन 5 जगह पे, ऊना जिला, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ के 5 वन प्रभागों में खैर के पेड़ों की कटाई के लिए जो है कार्य योजना जो है तैयार कर दी गई है। ठीक है जी। और अब जैसे मैंने बताया कि खैर के पौधे जो है वो थोड़े एज हो गई है, उनकी कटाई का समय हो गया है, तो वो खराब हो जाएंगे अगर नहीं काटा गया। तो इसके लिए जो है वो सिल्व कल्चर जो है वो कटाई जो है उसके थ्रू जो है की जा रही है। ठीक है। उसके बाद है समय पर लकड़ी की निकासी, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है जी। और खैर से जो है बेसिकली एक चीज़ निकलती है कत्था। ठीक है जी। और कत्था जो है वो औषधि है एक तरह की, और विभिन्न जो अलग अलग मेडिसिन बनाई जाती हैं उनमें कत्था जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। और खैर जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है? कांगड़ा में, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर के ज़िलों में जो है वो खैर अच्छी से होता है। और यहाँ पे एक मेन जो है वो अर्थव्यवस्था का ये पार्ट भी है खैर। ठीक है। कृषक जो है वो इसकी इनकम पर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। चलते हैं जी नेक्स्ट। किस देश ने हाल ही में जल प्रौद्योगिकी में केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, मतलब IIT
मद्रास के साथ जो है लेटर ऑफ इंटेंट मतलब कि आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं आपके इजराइल देश में। तो इजराइल जो है वो भारत में जल प्रौद्योगिकी मतलब कि वाटर इंडस्ट्री और वाटर मैनेजमेंट जो है उसे करेगा इजराइल, किसके साथ मिलकर? भारत में आईआईटी मद्रास से मिलकर। तो जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो जैसे मैंने बताया आईआईटी मद्रास जो है चेन्नई तमिलनाडु में है, ये किससे मिलकर? ये इजराइल से मिलकर जो है वो क्या करेगी? हमारे जल संसाधनों का प्रबंधन जो है वो देखेगी, मतलब कि उनको कंजर्व करेगी, उनको अच्छे से मैनेज करेगी जिससे कि वो ख़त्म ना हो। और जल प्रौद्योगिकी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास और आपकी इजराइल देश मिलकर उसके लिए एक सेंटर जो है वो डेवलप किया जाएगा, जहाँ से जल का क्या किया जाएगा? आपका प्रबंधन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये सेंटर का जो नाम है COWT, ठीक है, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि इसमें आपके जो भारत में, मैंने पहले बता दिया कि एक तो जल को जो है कंजर्व किया जाएगा, और इसमें देखा जाएगा, इसमें बेसिकली एक चीज़ ये देखी जाएगी कि जो मानव क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही का निर्माण करना और भारत के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, मानव क्षमता का जो है निर्माण किया जाएगा कंजर्व करने के लिए कि कितनी उनकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही वाटर को जो है कंजर्व किया जाएगा। और भारत के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो गर्मियों के महीने होते हैं और नॉर्थ जोन जो हमारा है यहाँ पे काफ़ी दिक्कत जो है इस वजह से आ भी जाती है। तो जल की कंजर्वेशन जो है मतलब कि प्रबंधन जो है वो इजराइल और आईआईटी मिलकर दोनों जो हैं वो करेंगे, और उसके लिए एक सेंटर जो है ओपन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं उन्होंने सागर परिक्रमा यात्रा चरण जो है 5वां लॉन्च किया है? तो 5वां चरण है जी ये आपका सागर परिक्रमा यात्रा चरण का। तो ये कहाँ पे है हाल ही में? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है जी, महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा, इससे पहले इसके 4 चरण हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में अगर इस न्यूज़ को और डिटेल में पढ़े तो ये यात्रा जो है महाराष्ट्र से 17 मई को शुरू होगी और गोवा में 19 मई को जो है ये संपन्न जो है वो हो जाएगी। ठीक है, इस यात्रा में जो है आपके बेसिकली सागर से रिलेटेड जो मछुआरे होते हैं उनकी इनकम, उनके रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है। ठीक है, उनका उत्थान किया जाता है। और इससे पहले इसके 4 चरण हो चुके हैं। तो कार्यक्रम सागर परिक्रमा ने इससे पहले 4 चरणों में गुजरात, दमन और द्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटका के को मिलाकर 19 स्थानों को जो है कवर करते हुए 4 चरणों का सफलतापूर्वक जो है उसको पूरा कर लिया है। तो ये था प्रोजेक्ट आपका सागर माला। ठीक है जी, सागर परिक्रमा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ पे। सागर, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ 2 उच्च उपक्रमों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं, मतलब कि भारत ने जो है अनुदान दिया है, कुछ अमाउंट दिया है, और किसी देश को जो अमाउंट दिया है उससे वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के जो है काम जो है कार्य किए हैं। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने मिलकर ये काम किए हैं? तो डेवलपमेंट की है तो इंडिया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये है आपका नेपाल। और नेपाल की अगर बात करें इस पूरी न्यूज़ में जो है नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल जो काठमांडू है वहाँ के दूतावास और नेपाल सरकार ने जो है MOU साइन किया है और भारत के साथ। इसमें 2 परियोजनाएं जो हैं वो चलेंगी। पहली परियोजना जो है वो है योग श्रम। ठीक है, मालगिरी शांति योग श्रम, ये जो है रामछाप जिले में नेपाल में जो है चल रही है, चलाई जाएगी। ठीक है जी,
और दूसरी जो योजना है वो है केदार ज्योतिपुंजा मल्टीपल कैंपस। ठीक है, कौन सी है? केदार ज्योतिपुंजा मल्टीपल कैंपस। और ये डोटी जिला है नेपाल में, वहाँ पे इन 2 परियोजनाओं का जो है वो चलाई जाएंगी, उद्घाटन किया। इसका MOU जो है भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच जो है वो साइन हो गया है। अब इन दोनों में क्या किया जाएगा? सबसे पहले स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा क्षेत्र में जो ये MOU है साइन हुआ है, इन दोनों साइट्स को जो है डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए जो है 80.33 मिलियन जो है इतना खर्चा जो है वो किया जाएगा इसको विकसित करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में प्लैटिनम एयरपोर्ट ने काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक के ग्रीन एयरपोर्ट्स में श्रेणी पुरस्कार जो है प्लेटिनम, यहाँ पे आएगा प्लेटिनम श्रेणी पुरस्कार जो है जीता है? तो एक्चुअली क्या है कि जो भी आपके एयरपोर्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है वो प्लेटिनम अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो हाल ही में ये अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर 1 और 2 दोनों, मतलब कि कैंपेगौड़ा को भी और मंगलुरु को भी। ठीक है, दोनों ही आपके कर्नाटका में हैं। इन दोनों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब इनकी कैटेगरी में थोड़ा सा फर्क है। क्या है? कर्नाटका के जो 2 हवाई अड्डे हैं कैंपेगौड़ा और दूसरा मैंने बताया मंगलुरु। ठीक है, इन दोनों को जो है अपनी उपलब्धियों के लिए सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको बैन करने के लिए जो है एशिया पैसिफिक के ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन में प्लेटिनम श्रेणी का जो पुरस्कार है वो मिला है। ठीक है, इन दोनों एयरपोर्ट्स को। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो आपका कैंपेगौड़ा जो है आपका हवाई अड्डा है उसमें प्रतिवर्ष जो है 8 मिलियन से कम यात्रियों के बीच जो है उसको मैनेज करता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने के लिए। और जो KIA है, मतलब कि दूसरा जो था आपका कैंपेगौड़ा, एक तो हो गया कैंपेगौड़ा, एक हो गया ये KIA है आपका कैंपेगौड़ा, ये कितने करता है? 15 से 35 मिलियन। ठीक है जी। और मंगलुरु कितना करता है? 8 मिलियन से कम यात्रियों के बीच। इन दोनों में डिफरेंस है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक दोनों जो हैं एयरपोर्ट उनमें एलिमिनेट जो है वो कर दिया गया है, जिससे कि इन्हें आपका अवार्ड मिला है प्लेटिनम श्रेणी का पुरस्कार जो है जीता है, किसमें? एशिया पैसिफिक के ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन में। नेक्स्ट आपके पास, किस देश की कंपनी ने हाल ही में भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज़ों पर लेंजा N3D के नौसैनिक संस्करण को स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो आपका देश है स्पेन। स्पेन ने एक लेज़र सिस्टम जो है डेवलप किया है, और जो भारत में पहले लेज़र सिस्टम थे उनको ये जो है रिप्लेस करेगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेंजा। ठीक है, लेंजा N3D ये रिप्लेस करेगा। और अगर और डिटेल में हम इसे पढ़ें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड के इंद्र सिस्तेमास जो है ये मिलकर और भारतीय नौसेना जो है इसके जहाज़ है विध्वंसक जहाज़ों में लेंजा N3D जो है ये रडार है उसको जो है सेटअप किया जाएगा। ठीक है जी। तो लेंजा जो है रडार अपने निर्धारित रीफिट, इसमें पहले जो थे कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास में जो पहले क्या थे रडार सिस्टम थे, उनको चेंज करके जो है कौन से रडार थे उसमें एक का नाम था रॉयल 02 LW08 रडार। ठीक है, और दूसरा था आपका ELM 2248। ये रडार्स हैं, इनको चेंज करके जो है लेंजा रडार जो है वो लगा दिया जाएगा किस किस के ऊपर? कोलकाता क्लास के ऊपर और विशाखापट्टनम क्लास के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंजा 3 को जो है वो लगा दिया जाएगा इन जहाज़ों पे। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गड्ढों की रिपोर्ट करने के लिए पैच रिपोर्टिंग जो है ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपकी उत्तराखंड की सरकार ने।
उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया है, एक ऐप डेवलप की है। तो आप क्या करेंगे, उस ऐप पे जहाँ पे भी आपको लगता है खड्डे हैं, तो वहाँ पे उस ऐप को ओपन करके उसकी फ़ोटो खींच देंगे और उसको अपलोड कर देंगे। तो इस ऐप से जो है सरकार को पता लग जाएगा कि कहाँ पे जो है पैचेस है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है उत्तराखंड की सरकार ने जो है वो लिया है। इसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। और बाकी सब कुछ हमने देख ही लिया। और इसको जो है किसके अंडर रखा गया है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये सारी शिकायतें उस ऐप के थ्रू जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास, इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री डिवेस्टेटेड बाय साइक्लोन मोचा। तो मोचा एक साइक्लोन है वो आया है, और ये कहाँ पे आया है, म्यांमार में आया है। तो इसमें जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, जितने भारतीय वहाँ पे हैं उनको, या फिर वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन करुणा, ठीक है जी। इससे पहले भी जो है सूडान, आपने सुना था इन दोनों सेनाओं के बीच, सूडान की आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में जो है वो लड़ाई हो गई थी कुछ मुद्दों से। तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन कावेरी जो है भारत ने स्टार्ट किया था सूडान से भारतीयों को लाने के लिए। और इससे पहले आपको पता है यूक्रेन से, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, वहाँ से बच्चों को लाने के लिए जो है वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे भारतीय या फिर कोई काम कर रहे हैं उनको लाने के लिए जो है ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो ये दो ऑपरेशन हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं। ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड विद यूक्रेन एंड ऑपरेशन कावेरी इज रिलेटेड विद द किसके साथ, सूडान के साथ। और ऑपरेशन करुणा दैट इज रिलेटेड विद द म्यांमार। और म्यांमार में कौन सा जो तूफान आया था, तो आप लिख सकते हैं मोचा जो है वहाँ पे आया था। और भारत के जो नौसैनिक जहाज़ हैं, ठीक है, वो यंगून पहुँचे हैं। यंगून बेसिकली आपकी म्यांमार की कैपिटल है, वहाँ पे पहुँचे हैं। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, स्वच्छता आइटम आदि को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है चीज़ें जो है ले जाई जा रही हैं भारतीयों के द्वारा। और 3 जहाज़ थे और चौथा जहाज़ है INS घड़ियाल जो है आपातकालीन दवाओं और आपके चिकित्सा किट सहित जो है सामग्री जो है वो वहाँ पे पहुँचाई जा रही है म्यांमार में। तो भारत वहाँ पे इनकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आपकी, किस कंपनी के अध्यक्ष को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित शेविलियर दे ला लेगियन ची होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मतलब कि ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, जैसे हमारा भारत रत्न है वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस देश का, उससे सम्मानित किया गया। तो किस कंपनी के अध्यक्ष, तो टाटा सन्स के अध्यक्ष जो हैं आप पिक्चर में दे सकते हैं, एन चंद्रशेखरन, इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को जो है यूरोप और विदेश मामलों की फ्रांसीसी मंत्री जो हैं, कौन है, कैथरीन कलोना ने, ठीक है, कलोना ने प्रतिष्ठित अवार्ड जो है शेवेलियर दे ला लेजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मतलब कि दोनों में से कोई एक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, से सम्मानित किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया था बेसिकली, एन चंद्रशेखरन मतलब नटराजन चंद्रशेखरन ने क्या किया था, भारत और फ्रांस के बीच जितने भी व्यापारिक मामले थे, संबंध थे, उनको बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी, ठीक है जी। और अभी हाल ही में कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो है कोचीन केरला एयरपोर्ट को दिया गया है, और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है जयंत नार्लिकार को जो है वो दिया गया है, और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, और बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड जो है यूके में स्थित भारतीय मूल की मीरा सियाल को दिया गया है, और लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार जो है रूसी कवि हैं मारिया स्टेपनोवा, उनको दिया गया है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थी। नेक्स्ट है हमारे पास, अपने ग्राहक को जानने में आसानी
मतलब कि केवाईसी, ठीक है, केवाईसी नो योर कस्टमर की सुविधा के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का प्रमुख कौन जो है बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राकेश जोशी जी को। मतलब कि 12 सदस्यीय एक कमेटी बना दी गई है। जैसे नो योर कस्टमर में पहले आधार कार्ड जो है यूज़ किया जाता था, हमारे कभी भी आप बैंक में खाता खुलाएं या इंश्योरेंस करवाएं तो वहाँ पे आधार कार्ड जो है वो यूज़ किया जाता था। तो अब 12 सदस्यीय कमेटी जो है फिर से बना दी गई है और कहा गया है इस प्रोसेस को और ज़्यादा ईजी कैसे किया जाए, उसके लिए जो है ये कमेटी गठित की गई है। और आप आधार कार्ड देख सकते हैं, ये 12 नंबर का मतलब कि 12 डिजिट्स का जो है ये एक नंबर होता है आधार कार्ड। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वित्त मंत्रालय जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संविधिक निकाय भारतीय बीमा नियामक, मतलब कि इसका कहने का मतलब है पहले जितनी भी बीमा कंपनीज थी उनका जो है MOU साइन हुआ था हमारे वित्त मंत्रालय से, जहां से वो कंपनीज जो हैं वो हमारा KYC करने के लिए हमारे आधार कार्ड का जो यूज़ जो है वो करती थी। ठीक है जी। और वर्तमान में जो है ये कमेटी बनाई गई है, ये है आपके पास UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे जो है ये डाटा बीमा कंपनीज लेती थी। अब और 12 सदस्यीय जो है टास्क फोर्स का जो है नेतृत्व जो है एक कमेटी बनाई गई है जिसका नेतृत्व राकेश जोशी जी कर रहे हैं और ये और इजी करेंगे आपके KYC नॉर्म्स को, नो योर कस्टमर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूज़ है कि फिल्म जो है गौरी लंकेश के जीवन को चित्रित करती है और ये सबसे जो है गौरी लंकेश, पहले बात करें कौन है, तो इन्होंने दक्षिण पंथी जो हिंदुत्व राजनीति की आलोचना की थी और जिसके लिए इनको मौत के घाट जो है उतार दिया था। और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है गौरी को रिलीज़ किया गया है फ्री प्रेस अनलिमिटेड एस्टरडम्स नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, और इसे जो है सबसे लंबी आपकी क्या किया गया है, सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इसे घोषित किया गया है। और उसके बाद है किरण रिजिजू जो हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो ने सौंपा गया था और इन्होंने अब जो है रिज़ाइन दे दिया है और प्रमोद भसीन को जो है इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जो है चीफ सेक्रेटरी ने सरोजनी नगर के राजकीय UP सैनिक इंटर कॉलेज में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है जिसका नाम है पहल। ठीक है, और ये कार्यक्रम जो है IIT कानपुर के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। तो एक ऑनलाइन आपका ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल वो किसके द्वारा जो है IIT कानपुर के सहयोग से चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और इस पहल में क्या होगा, इस पहल का उद्देश्य है मतलब कि गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके शैक्षिक अवसर जो है वो मिल पाए, क्योंकि गुणवत्ता जो है गांव में एजुकेशन की इतनी नहीं होती है। सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाना जो है वो अच्छा समझते हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए जो है UP ने IIT कानपुर के साथ जो है टाई अप किया है और ऐसी गुणवत्ता जो है ऑनलाइन, जिस पहल का नाम है पहल, ये स्टार्ट की है। अच्छा, उसके बाद ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, किरण रिजिजू, ये दोनों ही रिपीट कर दिए गए हैं क्वेश्चन। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आज सेशन थोड़ा लंबा चला गया है, बट फिर भी जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं इन्हें बार बार देखिए, पढ़िए और एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर द डे।